हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 6 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। क्या क्या आएगा आज के एनालिसिस में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। आंसर्स मैं आपको बताऊंगा जरूर। दूसरा आएगा मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर आएगा उसके बाद न्यूज़ एनालिसिस जो कि दूसरे न्यूज़पेपर्स की भी है इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद हम पूरा द हिंदू का एडिटोरियल्स ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा एक किसी न्यूज़ आइटम में जो इंपॉर्टेंट मैप होगा तो वो मैप मैं आपको दिखा दूंगा। सो दीज आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू सी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द कंटेंट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इसके साथ ही हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो स्टार्ट है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 1 पर्सन 1 लाइक है तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोरल्स। पहला स्टेटमेंट है कोरल्स आर मैरीन इनवर्टिब्रेट स्पीशीज। कोरल्स आर मैरीन इनवर्टिब्रेट स्पीशीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोरल्स ग्रो इन शैलो वाटर सो एज टू एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस द फूड। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कोरल्स सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट विच फॉर्म्स द आउटर स्केलेटन। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 and 2, 1 and 3 ओनली है, 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोफंडल जोन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोफंडल जोन। अब देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। प्रोफंडल जोन के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ए बी सी एंड डी। आप इनको पढ़िए, पॉज करिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है प्रोफंडल जोन के रिगार्डिंग। तीसरा सवाल फिर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बायोमास कैन बी फाउंड इन द ओशियंस। ओशियंस में सारा बायोमास मिलता है, इसके रीजंस क्या है। पहला है इट्स लार्ज एरिया विज़ावी अदर इकोसिस्टम्स। दूसरा है इट्स हायर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू ऑल दी अदर इकोसिस्टम्स। ठीक है ना। तो इनमें से क्या रीजंस है कि जितना भी बायोमास है वर्ल्ड का वो ओशियंस में है। ऑप्शंस आर 1, 2, बोथ या नन। तो ये सारे ये 3 क्वेश्चन आज के हैं। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते तो डू अटेम्प्ट इट। जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जरूर अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं कि कितने आपके सही थे आउट ऑफ दीज 3। ठीक है ना। तो पहला जो सवाल था कोरल्स, उसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है 1 and 3। दूसरा गलत क्यों है? सिंपल सी बात है, कोरल्स भाई अपना खुद का खाना तो बनाते ही नहीं, फोटोसिंथेसिस वो करते ही नहीं है। उनमें जूज़ैंथले होते हैं, है ना। कोरल्स हैव जूज़ैंथले, जिसके बाद वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। जूज़ैंथले को रहने के लिए जगह मिल जाती है और कोरल्स को उससे, कोरल पॉलिप्स को उससे क्या मिल जाता है? खाना मिल जाता है। उसको फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जूज़ैंथले के थ्रू होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 and 3 विल द आंसर। सेकंड क्वेश्चन था प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन जो होता है वो डीप जोन ऑफ एन इनलैंड बॉडी ऑफ फ्री स्टैंडिंग वाटर होती है। इट्स अ डीप जोन ऑफ एन इनलैंड बॉडी। ठीक है ना। लोकेटेड बिलो द रेंज ऑफ इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन। ठीक है ना। ये इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन के नीचे की जोन रहती है। मैं आपको बता दूं प्रोफंडल जोन एक्चुअली में एफोटिक जोन होती है। प्रोफंडल जोन इज एक्चुअली वन ऑफ द डीपेस्ट वेजिटेशन फ्री मडी जोन ऑफ द लैकोस्टेरीन बेंथल। याद रखिएगा, ये जो होता है आपका प्रोफंडल जोन होता है, ये बहुत ही डीप होती है, वेजिटेशन फ्री होती है एंड मडी जोन होती है। प्रोफंडल जोन बेसिकली एफोटिक जोन, एफोटिक मतलब जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है, फोटिक जोन वो जहां पे लाइट पहुंच रही है, एफोटिक जोन जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही, वहां को हम बोलते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट। फिर तीसरा सवाल हमने पूछा था कि वर्ल्ड का जो बायोमास है वो ओशियंस में है, उसका रीजन। तो पहला रीजन तो बिल्कुल सही है कि लार्ज एरिया है विज़ावी द अदर इकोसिस्टम। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ओशियंस की वो कम होती है कई बायोमासेस से। जैसे कि अगर आप देखें तो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या स्वैम्स हैं, उनकी ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू द ओशंस एंड ऑल। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 ओनली विल बी द आंसर फॉर दैट। ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आपको वो समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द मेजर हेल्थ रिस्क्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड इन इंडिया। व्हाट आर द मेजर हेल्थ रिस्क्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड इन इंडिया। हाउ कैन दीज रिस्क्स बी मिनिमाइज्ड। आप किस तरीके से इनको मिनिमाइज कर सकते हो। व्हाट आर द मेजर हेल्थ रिस्क्स विद द वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। वुमेन एंड चाइल्ड के साथ क्या मेजर हेल्थ रिस्क्स हैं आपको बताने हैं एंड हाउ कैन दीज रिस्क्स बी मिनिमाइज्ड। तो अटेम्प्ट दैट।
मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनको हमको देखना है। पहली जो न्यूज है वो है सेवरल ट्राइबल आउटफिट्स इन त्रिपुरा हैव जॉइंड हैंड्स टू पुश देयर डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड ग्रेटर तिपरालैंड। याद रखिएगा, ग्रेटर तिपरालैंड की मांग की जा रही है। कई ट्राइबल आउटफिट्स हैं जो कि त्रिपुरा रीजन में जो कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग कर रहे हैं। अब ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो है वो इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए वो मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग दिस ग्रेटर त्रिपुरालैंड फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज, ठीक है ना। एंड अब क्यों ये डिमांड है मैं आपको रीजन एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं, प्रोटेस्टेंट दे आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट और ग्रेटर त्रिपुरालैंड फॉर द इंडिजिनस कम्युनिटीज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। एंड उनका कहना है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत आप भैया ग्रेटर त्रिपुरालैंड की जो हमारी डिमांड है वो पूरी करो। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो नए स्टेट्स के फॉर्मेशन के बारे में, नाम चेंज, बाउंड्री चेंज के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और ये जो बाउंड्री चेंज है या नाम चेंज है, ये सब कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट अगर चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से ये चीज पूरी कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी लगती है, ज्यादा कोई वो नहीं लगता उनको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर देखो तो हाउ डिड दिस डिमांड ओरिजिनेट, किस तरीके से ये डिमांड ओरिजिनेट हुई। तो त्रिपुरा अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, तो त्रिपुरा हिस्टोरिकली माणिक्य डायनेस्टी का था। माणिक्य डायनेस्टी, MANIKY, माणिक्य डायनेस्टी का पार्ट था, ठीक है ना। त्रिपुरा जो इनिशियली था वो किसका पार्ट था, माणिक्य डायनेस्टी का पार्ट था 13th सेंचुरी के आसपास के टाइम में। और इसका एक्सेशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब 15 अक्टूबर 1949 को इन्होंने एक्सेप्ट किया। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज एक्सेप्टेड बाय देम आल्सो, है ना, 15 अक्टूबर 1949। फिर इसमें क्या हुआ कि इसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस होना शुरू हो गए। डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज थी उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो गया। अगर हम देखें तो 1881 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो इंडिजिनस ट्राइबल्स थे इनके त्रिपुरा के, उसमें 63.77% थे, जो कि अभी 2011 के सेंसस में घट करके 31.80 हो चुके हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा जो वहाँ पे पॉपुलेशन का अगर आप देखें, एस्पेक्ट देखें तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, स्पेशली इन द त्रिपुरा रीजन। और जो बाकी के जो बांग्लादेश से आने वाले माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो कहीं ज़्यादा वहाँ पे इंटर कर चुके हैं। तो यही चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत हुआ है त्रिपुरा के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज थी, उनका डिस्प्लेसमेंट भी काफी देखने को मिला है। एंड ये वहां पे कई सारे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। मैनी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैव आल्सो बीन देयर। इसीलिए जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की वो की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा ये इशू। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि ये जो त्रिपुरा है वो 6th शेड्यूल का हिस्सा है, ठीक है ना। असम, मिजोरम और त्रिपुरा जो होते हैं, है ना, AMMT, तो ये असम, मिजोरम, है ना, और त्रिपुरा और मणिपुर, ये सब किसके पार्ट है, ये सब पार्ट है आपके असम, मेघालय, नॉट मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, दे आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द ऑफ योर 6th शेड्यूल, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, दे आर पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल। यहाँ पे आती हैं क्या, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आती हैं। याद रखिएगा, दे आर गवर्नेंस के लिए यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। तो अगर इन चारों स्टेट्स की अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो इन चारों स्टेट्स में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। याद रखिएगा, देयर आर 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये भी आपको याद रखना है। 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं अभी यहाँ पे। और लद्दाख रीजन को भी दी गई हैं, दो दी गई हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 2 लद्दाख में भी दी गई हैं, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि लद्दाख रीजन को भी दी गई है। और यहाँ पे जो ये 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, दे हैव 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 6th शेड्यूल के अंतर्गत इनको रूल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इसको बनाने का जो निर्णय है, ईच डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट रहता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स रहती हैं। और गवर्नर्स जो रहते हैं, दे कैन मॉडिफाइड एंड डिवाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सेट ट्राइबल एरिया बाय नोटिफिकेशन। इन जो 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज हैं, इनको अगर मॉडिफाई या थोड़ा बाउंड्रीज चेंज करनी है तो गवर्नर कैन डू सो, गवर्नर उसको कर सकता है, ठीक है ना, बाय द नोटिफिकेशन। गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन दे सकता है, एंड दे कैन इंक्लूड एनी एरिया, दे कैन एक्सक्लूड एनी एरिया, दे कैन क्रिएट अ न्यू autonomous district, they can increase the area of the autonomous district, they can diminish the area of the autonomous district, they can alter the name of the autonomous district, they can define the boundaries of any autonomous district। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नर के पास इतनी पावर रहती है कि वो नोटिफिकेशन से ये सारी चीजें कर सकता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो ये लॉ एंड रेगुलेशन भी बना सकते हैं रिगार्डिंग द लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन,
and appointment of traditional chiefs, headmans, inheritance of property, marriage, divorce, social customs, money lending and trading, mining and minerals, judicial powers, ये सारे इनके पास होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। इसके साथ ही ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव पावर टू फॉर्म कोर्ट्स टू हियर केसेस वेयर बोथ पार्टीज आर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर दोनों पार्टीज मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उनके पास पावर है कि वो कोर्ट्स को फॉर्म करें और वहां पे उनकी केसेस को सुने, ठीक है ना। ऐसे केसेस में जहां पे सेंटेंस जो होता है विच इज लेस देन 5 years, ठीक है ना, 5 साल से कम प्रिजन टर्म जिसमें केसेस में रहती है उन केसेस को ये सुनते हैं। एंड इसके अलावा इनके पास पावर रहती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास कि टैक्स लेवी कर सकें, फीस लेवी कर सकें, टोल्स लेवी कर सकें, बिल्डिंग लैंड पे, एनिमल्स पे, है ना, व्हीकल्स पे, बोट्स पे, एंट्री ऑफ गुड्स पे। तो ये सारे पावर्स इनके पास होते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज काउंसिल्स एंड ऑल। आपके पास गवर्नर के पावर भी पता चल गया, आपको याद रखेगा इसको। अगली जो न्यूज़ है वो है 1817 का जो पैका रेबेलियन है, द 1817 पैका रेबेलियन ऑफ उड़ीसा। इट विल बी इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी इन द क्लास 8th ऑफ एनसीईआरटी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो यह पैका रेबेलियन जो है 1817 का पैका रेबेलियन ऑफ 1817 जो कि उड़ीसा रीजन में हुआ था, उसको क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में केस स्टडी के रूप में इंक्लूड किया जाएगा। ये कल्चर मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है। पैकाज के बारे में आपको बता दूं कि पैकाज आर फ्रॉम उड़ीसा आर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया। याद रखिएगा, दे आर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया एंड दे इंजॉयड रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज एंड पुलिसिंग फंक्शंस ऑन हेरिडेटरी बेसिस। तो हेरिडेटरी बेसिस में ये लैंड वहाँ पे पुलिसिंग का फंक्शन करते थे एंड मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे पैकाज। एंड पैका रेबेलियन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश दे स्टार्टेड टिंकरिंग विद द रेवेन्यू सिस्टम। वो वहाँ जाकर के क्या किया, 1803 के आसपास उड़ीसा का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें उसके साथ खिलवाड़ करने लगे। तो खिलवाड़ करने लगे तो ऑब्वियसली बात है जो लैंडेड क्लास थी, इनके पास लैंड तो थे ही, तो इनके साथ भी इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया, है ना। तो दिस फार्मिंग कम्युनिटीज ऑफ उड़ीसा दे रोज टू रेबेलियन, है ना। एंड यहाँ पे बख्शी जगबंधु विद्याधर, याद रखेगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर, ही वॉज द मिलिट्री चीफ ऑफ द किंग ऑफ खुर्दा। खुर्दा नाम की वहाँ पे जगह है, तो वहाँ का मिलिट्री चीफ थे ये। ही लेड दिस आर्मी ऑफ पैकाज फोर्सिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस टू रिट्रीट। वहाँ पे यही पैका रेबेलियन कहलाता है, इसको पैका विद्रोह कहते हैं या पैका रेबेलियन कहलाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लैंडेड मिलिशिया थी ये एंड इनके पास लैंड थे और ब्रिटिशर्स जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को और लैंड के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने लगे, बिकॉज ऑफ विच ये जो पैकाज थे इन्होंने विद्रोह किया, रेबेलियन किया 1817 के अंतर्गत। जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर का नाम आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। ही वॉज द मिलिट्री चीफ ऑफ द किंग ऑफ खुर्दा, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। तो दिस रेबेलियन बाय द लैंडेड मिलिशिया ऑफ खुर्दा वॉज कॉल्ड द पैकाज एंड दिस वॉज देयर। याद रखेगा, इसको इतना रिकग्निशन मिला नहीं जितना 1857 को मिला। तो अभी बीच में कई बार कल्चर मिनिस्टर ने इसकी बात भी की थी कि भैया इसको उतना ड्यू नहीं मिला, इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको बना देंगे, बट ऐसा अभी नहीं हुआ है। बट हाँ, इट विल बी स्टडीड एज अ केस स्टडी इन क्लास 8th ऑफ द एनसीईआरटी, तो वो आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बहुत ही सैड, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है नागालैंड में, तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता दूं। देयर वाज एन आर्मी ऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन नागालैंड एंड वो मिस इंटेल के कारण, मतलब कई बार होता है इंटेलिजेंस होता है, कई बार मिस इंटेल होता है, मतलब कि इंटेलिजेंस फेलियर कहलाता है वो। और ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जिसमें कि मतलब कहना चाहिए कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के चलते कई सिविलियंस दे लॉस्ट देयर लाइव्स, नियरली 17 सिविलियंस दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ ऑपरेशन बाय द आर्मी एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द मिस इंटेल एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सो दैट हैपेंड, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, very unfortunate. The government is saying that they will be going for an inquiry and उसके बाद वो decide करेंगे क्या कौन who has to be accountable for that, but it is an unfortunate event that should not have happened, है ना। तो ये चीज़ it should not have happened and आई विल रिक्वेस्ट दैट कि थोड़ा सा पीस, और ये मतलब आई विल वांट दैट कि फिर भी वहाँ पे पीस मेंटेन रहे, क्योंकि सिचुएशन और ज़्यादा बुरी ना हो। द सिचुएशन शुड नॉट गेट वर्स एंड शुड रिमेन लिटिल बिट पीसफुल। तो यहाँ पे आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। आज आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये रहेगी कि आज आपको ज़्यादा वो नहीं मिलेंगे, मतलब
कहना चाहिए एडिटोरियल्स ज़्यादा आपको नहीं डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए नहीं है ना। तो लेट्स मूव देयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एडिटोरियल्स है, फिर याद है आपको लास्ट टू लास्ट ईयर जब अपन पढ़ रहे थे एडिटोरियल, तो हम कोविड आने लगा था, तो अब फिर से वही चीज़ होने, जैसे आज ओमिक्रॉन का आ गया, ये बूस्टर शॉट के ऊपर, ये भी ओमिक्रॉन के ऊपर ही आ गया। फिर यहाँ पे पार्टी एंड पावर, और ये जो आर्टिकल कोऑपरेशन अवेट्स इट्स फाइंडिंग राइफिएशन मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? क्योंकि इसको ज़्यादा अभी नहीं डिस्कस करना है, ठीक है ना। रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ एमिराती वुमेन, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। द नीड टू ओपन द आंगनवाड़ीज, ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छा नहीं है, नाम अच्छा है, टॉपिक अच्छा है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा आया नहीं है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने बस ये कहा है कि जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको 2020 में बंद कर दिया गया था कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते, लेकिन अब उनको धीरे धीरे खोला जाना शुरू किया जा रहा है। एंड ये चीज़ ज़रूरी है, ऑथर ने यही कहा है कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आंगनवाड़ीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द लो इनकम फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, है ना। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो आंगनवाड़ीज़ होते हैं। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? जो लो इनकम फैमिलीज़ रहती है वहाँ पे बच्चों को चाइल्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रति उनको न केवल अवेयरनेस देते हैं बल्कि उनको प्रोवाइड भी करते हैं। फिर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात होती है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ चेकअप होता है, रेफरल सर्विसेज होती हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड ICDS कवर्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इट कवर्स नियरली 88 मिलियन चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 years in India, and their closure significantly impacted service delivery and weakened and important social safety net। अगर मतलब कि आंगनवाड़ी को हम बंद करते हैं तो 88 मिलियन लगभग बच्चे ऐसे हैं जिनका हम कहना चाहिए कि जो सोशल सर्विस डिलीवरी है वो हम इम्पैक्ट कर रहे हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। और ऑथर ने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात देखें तो जहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस अनीमिया के बढ़ रहे हैं, और ये तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अनीमिया मुक्त भारत है उसमें लड़ने में भी हमारी मदद कौन कर सकते हैं? ये आंगनवाड़ी से हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो वर्क कहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि महिलाओं का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। उसका रीज़न क्या होता है? कई बार उसका रीज़न होता है कि बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के कारण वो जॉब नहीं कर पाती हैं। ऐसे में आंगनवाड़ीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ पे वो बच्चों की केयर कर सकते हैं और जो महिलाएं हैं वो काम कर सकती हैं। तो ना केवल इससे बच्चों का तो ठीक है डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ महिलाएं जो हैं वो भी अपना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएंगी, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको मिल पाएगी। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग द आंगनवाड़ीज के थ्रू ये किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात ऑथर ने की है, दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेसेस आंगनवाड़ीज एट द सेंटर ऑफ द पुश टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पे जो आंगनवाड़ीज हैं उनको भी काफ़ी सेंटर पे रखा गया है इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अब जो फॉर्मेट है वो 10+2 का फॉर्मेट तो रहा नहीं है, अब वो फॉर्मेट चेंज हो गया है ना। तो अब उसको चेंज किया जा रहा है 5-3-3 और 4 के फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अर्ली केयर है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, उसमें कई जो लो इनकम फैमिलीज हैं वो आंगनवाड़ीज़ पे डिपेंडेंट रहेंगी। तो आंगनवाड़ीज़ जो रहेंगे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि वो स्टार्टिंग में जो एजुकेशन है, स्टार्टिंग में जो हेल्थ है, स्टार्टिंग में जो सारे चैलेंजेस हैं उनको दूर करने में मदद करें। और जितना ज़्यादा आप आंगनवाड़ीज़ को डेवलप कर पाओगे उतना ज़्यादा, जितना आप आंगनवाड़ी देखो, आंगनवाड़ीज़ में कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे कई बार हेल्थ हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चरल इतना ज़्यादा नहीं डेवलपमेंट रहता है, ठीक है ना। कई बार उनके पास इतना फंड नहीं रहता कि वो इस तरीके से न्यूट्रिशनल सपोर्ट और ये सब प्रोवाइड कर पाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार आंगनवाड़ीज़ लूज़ करती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो ऐसे आंगनवाड़ीज़ है जहाँ पे बच्चों की केयर होती है, जहाँ महिलाएँ जाती हैं, तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ रहें वो अनहाइजीनिक ना रहें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अनहाइजीनिक लिखा हुआ है ना,
अनहाइजीनिक ना रहें। दूसरी चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात जो कर रहे हैं, तो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पे नहीं है तो हमारा ये एम बनता है, गवर्नमेंट का ये एम बनता है कि आंगनवाड़ी को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ठीक है ना। दैट शुड हैपन। एंड इनको जो यहाँ पे आंगनवाड़ी में जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि वो बच्चों को स्टार्टिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, वो बच्चों को समझा सकें, उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल चाहिए, हमको जो मैन पावर चाहिए जो आंगनवाड़ीज में काम कर रहा है उसके पास भी एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसके पास भी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और उसके पास उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से उसको मतलब कि क्या क्या चीज़ें उनको करवानी है, तभी जाकर के कहीं ना कहीं दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क एज इंटेंडेड। जैसा इंटेंशन है वैसा वो काम तभी कर पाएंगे, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल भी। और लास्ट में ऑथर ने वही कहा कि पॉलिसी मेकिंग में आंगनवाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखें चाहे वो ICDS स्कीम हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, है ना, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज में आंगनवाड़ीज आते हैं। दे परफॉर्म अ वेरी क्रूशियल रोल इन कंट्रीब्यूशन टू लाइफ आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया एंड वी हैव टू इम्प्रूव दीज आउटकम्स। अगर इनको इम्प्रूव करना है तो हमको ओवरऑल जो आंगनवाड़ीज है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं यहाँ पे अनीमिया अमंग चिल्ड्रन ऑन द राइज। यहाँ पे बेसिकली अनीमिया जो है बच्चों में वो बढ़ता जा रहा है। द प्रोग्रेस मेड इन रिड्यूसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया अमंग द चिल्ड्रन बिटवीन 2005 to 2015 हैज़ बीन डीरेल्ड। ऑथर ने कहा कि 2005 से लेकर के 2015 तक काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली थी अनीमिया को कम करने में, बट नाउ दैट हैज़ बीन डिरेल्ड, वो अब डिरेल हो चुकी है एंड दैट प्रोग्रेस हैज़ बीन डिरेल्ड। नाउ द केसेस ऑफ अनीमिया आर इंक्रीजिंग। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं केसेस। नंबर ऑफ केसेस ऑफ अनीमिया हैव इंक्रीज्ड एंड दिस प्रपोर्शन इज ऑन द राइज। तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है गुजरात हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 6 to 59 मंथ्स, मतलब कि लगभग 5 साल के बच्चों तक की अगर हम बात करें, 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में, तो यहाँ पे सबसे अधिक अनीमिया केसेस जो थे गुजरात में रहे 79.7%। फिर छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ अनीमिया चिल्ड्रन। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक इंक्रीज हुआ है अनीमिया के केसेस में फ्रॉम FHS 4 to 5, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे जो अनीमिया है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको देखना है। और मैंने बताया ना ऊपर जैसे अपन ने बात की है सारी, उसमें आंगनवाड़ी का रोल होता है बहुत ज़्यादा कि वो अनीमिया को कम करने में भी वो मदद करें, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। हैदराबाद बेस्ड रॉकेट मैन एम फॉर द स्टार्स। यहाँ पे हैदराबाद के 2 इंपॉर्टेंट रॉकेट मैन है जो कि IIT से हैं एंड याद रखना है इन्होंने याद रखिएगा हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरोस्पेस, इसका नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या किया था, लास्ट मंथ धवन 1 को लॉन्च किया था, टेस्ट फायर किया था धवन 1 को। धवन 1 बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। धवन 1 जो है ना वो इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बन गया है and it is running on 2 high performance rocket propellants, liquid natural gas LNG and liquid oxygen। तो liquid natural gas और liquid oxygen पे चलने वाला ये आपका धवन 1 है, जो कि इंडिया का पहला कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बन गया है। अब यही जो टीम है स्काई रूट एरोस्पेस की, जिसमें नाग भारत DNC पवन कुमार जो दोनों IITians हैं, है ना, ये दोनों IITians हैं, दे हैव सेट टू डेवलप नाउ विक्रम 1। उन्होंने विक्रम 1 नाउ डेवलप किया है, ठीक है। अब ये विक्रम 1 क्या है, विक्रम 1 इज बेस्ड ऑन सॉलिड प्रोपल्शन पे बेस्ड है एंड इट इज द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, इट इज द लॉन्च व्हीकल नाउ, है ना। लॉन्च व्हीकल है जो कि उन्होंने डेवलप किया है सॉलिड प्रोपेलेंट पे, और वो विक्रम 2 भी डेवलप करेंगे। विक्रम 2 विल बी द यूजिंग क्रायोजेनिक। ये भी याद रखिएगा कि इंडिया का पहला ये फर्स्ट प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल रहेगा जो कि क्रायोजेनिक इंजन विक्रम 2 पे लॉन्च होगा, क्रायोजेनिक पे लॉन्च होगा। दिस विल बी ऑल्सो लॉन्च व्हीकल एंड दिस विल बी क्रायोजेनिक, ठीक है ना, विक्रम 2। लेकिन अभी सॉलिड प्रोपेलेंट पे इन्होंने विक्रम 1 ऑलरेडी बना दिया है सॉलिड प्रोपल्शन पे एंड दिस इज सक्सेसफुल इन दैट, है ना।
तो ये आपको याद रखना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट इंपॉर्टेंट है ना। एयरो स्काई रूट एरोस्पेस, इस कंपनी का नाम याद रखना है, स्पेस एक्स के जैसा काम कर सकती है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया वॉल्केनो इरप्शन किल्स 14 डैमेजेस 11 विलेजेस। तो यहाँ पे इंडोनेशिया में एक कहना चाहिए वॉल्केनो था जो कि इरप्ट हो गया, एंड इस वॉल्केनो का नाम है सेमेरू वॉल्केनो। द सेमेरू वॉल्केनो हैज इरप्टेड इन इंडोनेशिया ईस्ट जावा प्रोविंस। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में ये इरप्ट हुआ है। और याद रखिएगा दूसरे जो वॉल्केनो है इस रीजन के वो है मेरापी वॉल्केनो जो कि जावा में है, मेरापी वॉल्केनो। इसके अलावा सिनाबंग वॉल्केनो है जो कि सुमात्रा रीजन में है, ठीक है ना। सिनाबंग इज इन सुमात्रा, तो सिनाबंग हो गया, मेरापी हो गया, और दीज आर द वॉल्केनो। सेमेरू वॉल्केनो की अगर हम बात करें, थोड़ा मैं सेमेरू की डिटेल दे दूं आपसे क्योंकि यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। तो सेमेरू की अगर हम बात करें तो सेमेरू को ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट माउंटेन एंड इज द हाइएस्ट वॉल्केनो इन जावा एंड अदर, याद रखिएगा हाइएस्ट वॉल्केनो इन द जावा रीजन। इट इज द हाइएस्ट वॉल्केनो इन द जावा रीजन, ये आपको याद रखना है, सेमेरू वॉल्केनो। एंड इट इज़ नोन एज द ग्रेट माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, द ग्रेट माउंटेन कहा जाता है। एंड ये इरप्ट होता रहता है, जैसे ये दिसंबर 2019 में भी इरप्ट हुआ था। इंडोनेशिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड इज प्रोन टू सीस्मिक अपहीवल। तो इंडोनेशिया जो है वहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज वर्ल्ड के हैं, द मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड आर देयर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेमेरू वोल्केनो इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आइलैंड आर्क्स फॉर्म्ड बाय द सबडक्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बिलो द सुंडा प्लेट। याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है इसको कि सेमेरू वोल्केनो जो है ना, इट इज पार्ट ऑफ द आइलैंड आर्क्स। अब आपको पता होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होगा, रिंग ऑफ फायर के साइड में जैसे इधर कई जगह पे आइलैंड आर्क्स नाम का एक लैंडफॉर्म बनता है। आइलैंड आर्क्स जो है वो लाइन से जो वॉल्केनिक आइलैंड्स है वो फॉर्म होते हैं, वो छोटे छोटे, उनको आइलैंड आर्क्स बोलते हैं, ठीक है ना। आइलैंड आर्क्स जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द सबडक्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। याद रखिएगा ये जो आइलैंड आर्क्स हैं ये बन कैसे रहे हैं, ये बन रहे हैं ऐसे कि जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का सबडक्शन होता है बिलो द सुंडा प्लेट जो कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो सुंडा प्लेट जब के नीचे आता है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, तो यहाँ पे बेसिकली द ट्रेंच फॉर्म्ड है इज कॉल्ड द सुंडा ट्रेंच। याद रखिएगा सुंडा ट्रेंच यहाँ पे फॉर्म होती है, जिसका मेजर सेक्शन जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच वाला रीजन पता होगा। तो एक जब प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है ना, तो वहाँ पे फिर ट्रेंच बनता है और इधर साइड आइलैंड आर्क्स बनते हैं। तो ये उसी आइलैंड आर्क का पार्ट है आपका सेमेरू उसी आइलैंड आर्क का पार्ट है। तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, मैं थोड़ा आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू दैट। ये देखो यहाँ पे लाइन से, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है नीचे, इंडोनेशिया वाले पार्ट में ये लाइन से माउंटेन्स बन रहे हैं। माउंट मेरापी सबसे ऊपर, देखो आपको दिख रहा होगा माउंट मेरापी दिख रहा है सबसे ऊपर, फिर माउंट ब्रोमो दिख रहा होगा, माउंट ब्रोमो, फिर माउंट सेमेरू जस्ट नीचे उसके, देखो माउंट ब्रोमो के जस्ट नीचे माउंट सेमेरू दिख रहा है। तो माउंट मेरापी, माउंट ब्रोमो, माउंट सेमेरू, फिर माउंट इजेन, माउंट बतूर, माउंट अगुंग, माउंट लोम्बोक, माउंट रिंजानी, ये सारे अलग अलग माउंटेन्स हैं जो कि यहाँ पे इरप्ट होते रहते हैं। ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये माउंट मेरापी है और उसके बाद माउंट ब्रोमो, देन माउंट सेमेरू है ना। बीच में देखो यहाँ पे जावा दिख रहा है, ये जावा दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन। सो दैट इज द थिंग, ये पूरा इंडोनेशिया वाला मैप है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इसको आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। सेमेरू का नाम आपने याद रख लिया होगा। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, द आर्म्स रेस टुवर्ड्स द हाइपरसोनिक वेपन्स। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाइपरसोनिक सबसोनिक क्या होता है। देखो सबसे पहले होता है सबसोनिक क्या होता है, सबसोनिक मतलब कि साउंड की स्पीड अगर हम देखें तो वो 1 मैक है, 1 मैक मानी जाती है। साउंड की स्पीड कितनी मानी जाती है, 1 मैक। अब 1 मैक से नीचे की जितनी स्पीड में कोई चीज़ अगर मूव करती है वो सबसोनिक कहलाती है। अगर 1 मैक की स्पीड से ही कोई चीज़ मूव कर रही तो वो ट्रांससोनिक कहलाती है, ट्रांससोनिक। 1 मैक से 5 मैक तक कोई चीज़ अगर मूव करी तो वो सुपरसोनिक कहलाती है,
और अगर 5 मैक से ज़्यादा कोई चीज़ ट्रेवल करे तो वो चीज़ हाइपरसोनिक कहलाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखना है, कभी भी यूपीएससी किसी भी दिन आपके सामने चिपका देगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है इस आर्टिकल में कि जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं उनके पीछे एक रेस चालू हो गई, एक आर्म्स रेस चालू हो गई है। क्यों चालू हो गई, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपरसोनिक वेपन्स आर मैन्यूरेबल वेपन्स दैट कैन फ्लाई एट स्पीड्स इन एक्सेस ऑफ 5 मैक, 5 times the speed of sound. They travel within the atmosphere and can maneuver midway, which combined with their high speed makes their detection and interception extremely difficult. सबसे बड़ा जो रीज़न है हाइपरसोनिक को यूज़ करने का, वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड दे ट्रेवल विद इन द एटमॉस्फेयर। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर के बाहर ट्रेवल करती हैं और जब वो टारगेट के पास आते हैं तो इन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक है ना, दे आर मूविंग मैन्यूवरिंग, ये कैसे मूव करते हैं, दे ट्रेवल विद इन द एटमॉस्फेयर के विद इन ट्रेवल करते हैं, मिडवे ये मैन्यूवर करते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इनको डिटेक्ट करना फिर इनको इंटरसेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली एक्चुअली द रीजन बिहाइंड अ रेस टूवर्ड्स द हाइपरसोनिक वेपनरी। और ये रेस में बेसिकली कहना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज आगे हैं, तो चाइना एंड रशिया दे आर रनिंग टूवर्ड्स दैट, है ना, याद रखिएगा। ये क्यों ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने जो हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप किए हैं वो हाइपरसोनिक वेपन्स एक्चुअली में कहना चाहिए कि दे आर हैविंग द न्यूक्लियर, उसको वॉरहेड की फैसिलिटी उनके अंदर है, न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने की फैसिलिटी उनके अंदर है। वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो हाइपरसोनिक वेपनरी विद न्यूक्लियर फैसिलिटी उनके पास नहीं है ना। तो दिस इज द थिंग विच वी शुड अंडरस्टैंड कि क्यों चाइना और रशिया आगे हैं, बट मतलब कहना चाहिए अमेरिका आगे इतना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, चाइना ने टेस्ट किया न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल एंड रशिया ने भी अनाउंस किया कि इन्होंने सिरकॉन नाम की एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यहाँ देखो लिखा है सिरकॉन नाम की TSIRK-1 सिरकॉन नाम की मिसाइल है जिसको टेस्ट फायर किया। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको टेस्ट फायर किया था रशिया ने। इंडिया भी ऑपरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स हमने बनाए हैं विच आर कैपेबल ऑफ टेस्टिंग द स्पीड अप टू 13 मैक तक की स्पीड हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड वी आर डेवलपिंग आर इंडिजिनस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम भी डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने इसरो का एक प्रोग्राम था, याद होगा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो ये इंडिया की तरफ से है, ठीक है, ये आपको याद रख सकते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन, एक होता है ग्लाइड व्हीकल, एक होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये 2 होते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एंड इसमें जो बेसिकली इंजन, यहाँ पे इंजन की बात की गई किस तरीके से है, तो यहाँ पे स्क्रैमजेट इंजन का नाम लिया गया है, ना। स्क्रैमजेट इंजन एक्चुअली में देखो क्या होता है, एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एयर ब्रीदिंग इंजन होता क्या है। एयर ब्रीदिंग इंजन वो इंजन होता है जो कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज कर ले इन द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है ना। ऐसा इंजन जो कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज कर ले इन द कंबशन ऑफ द फ्यूल, वो बाहर के जो जहां वो उड़ रहा है ना उसके बाहर की ऑक्सीजन की यूज कर लेता है फॉर द कंबशन, है ना। तो इसमें इसी एयर ब्रीदिंग इंजन में आते हैं टर्बोजेट, टर्बोप्रॉप, रैमजेट, स्क्रैमजेट और पल्स जेट। ये सारे जो इंजन है ना, ये आते हैं आपके एयर ब्रीदिंग इंजन में आते हैं। अब उसमें रैमजेट जो इंजन है, रैमजेट इंजन याद रखिएगा, जो व्हीकल होता है, जो लॉन्च व्हीकल हुआ, जो मिसाइल या जो भी हुआ, उसका जो फॉरवर्ड मोशन है, उसका फॉरवर्ड मोशन यूज करते हैं रैमजेट इंजन टू कंप्रेस द इनकमिंग एयर को कंप्रेस करते हैं फॉर कंबशन, ठीक है ना। इनकमिंग एयर को कंप्रेस करते हैं फॉर कंबशन, उसके लिए वो फॉरवर्ड मोशन को यूज करते हैं। स्क्रैमजेट भी यही फिनोमिना यूज करता है, लेकिन इस स्क्रैमजेट के अंदर एक खासियत ये होती है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए सुपरसोनिक कंबशन कर पाते हैं। सुपरसोनिक कंबशन मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड में, जब कहना चाहिए जब 4-5 ऐसे मैक की स्पीड रहती है ना,
तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए सुपरसोनिक कंबशन, हाइपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक कंबशन, ये दैट इज द फैसिलिटी विच स्क्रैमजेट इंजन प्रोवाइड्स। बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म जो है वो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट ही है। रैमजेट और स्क्रैमजेट में सुपरसोनिक कंबशन का ही अंतर है, जो कि हाई स्पीड के कारण आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है ना। So that is it. These are the things which were important in today's newspaper. I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.